इंडिया का केमिकल सेक्टर लगभग $220 बिलियन का है, यानी 18 लाख करोड़। और IBAF के डेटा के हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि ये सेक्टर 2040 तक 8.36% CAGR से बढ़ के $1 ट्रिलियन का हो सकता है। और हो भी क्यों ना, आप ही सोचो, जिस टूथपेस्ट से आप सुबह ब्रश करते हो, जो शैम्पू, पेंट, मेडिसिन या परफ्यूम यूज करते हो, सब में केमिकल्स होते हैं। आज के दिन इंडिया दुनिया की 6th लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर है। इनफैक्ट हम बहुत सारा केमिकल एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट्स में हम ग्लोबली टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं। ये सेक्टर हमारे GDP में लगभग 7% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि एक बहुत हाई नंबर है। और इस सेक्टर में अब हमें एक मेजर शिफ्ट दिख रहा है। इंडियन केमिकल कंपनीज बल्क केमिकल से स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज ने कुछ मेजर केपेक्स अनाउंसमेंट्स भी किए हैं। जैसे बिरलाज ने कारगिल के US स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को अक्वायर किया है। आरती इंडस्ट्रीज ने भी फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 1000 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है। लेकिन अभी ये शिफ्ट क्यों हो रहा है? इस शिफ्ट के ड्राइवर्स क्या हैं और इसका एक रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से इम्पैक्ट क्या होगा? इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमने वीडियो को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। सेगमेंट 1 में हम केमिकल सेक्टर को समझेंगे, केमिकल के टाइप्स, किन केमिकल से क्या बनता है, मार्जिन्स कैसे होते हैं, ये सब एनालाइज करेंगे। फिर हम समझेंगे कि इंडिया मोस्टली बल्क केमिकल्स में क्यों डील करता है। फिर सेकंड सेगमेंट में हम इन कंपनीज के केपेक्स प्लान्स को समझेंगे और ये समझेंगे कि इस सेक्टर के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं। फाइनली सेगमेंट 3 में हम केमिकल सेक्टर के चैलेंजेस को समझेंगे। वीडियो में बहुत सारे इंसाइट्स हैं, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहना। शुरू करते हैं। केमिकल सेक्टर में ब्रॉडली 2 सेगमेंट्स हैं, बल्क केमिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। बल्क केमिकल्स मतलब वो केमिकल्स जो लार्ज स्केल में यानी बल्क में बनाए जाते हैं। ये केमिकल्स कमोडिटीज की तरह ही होते हैं, मतलब कोई ब्रांड या IP इनका खास नहीं होता। जिस कंपनी के प्राइसेस लोअर हैं उसे ही ऑर्डर मिलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड, कॉस्टिक सोडा, एसिटिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, फेनॉल, ये सारे बल्क केमिकल्स हैं। इन केमिकल्स का यूज लगभग हर इंडस्ट्री में होता है। एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, फार्मा, स्किन केयर, पैकेज फूड्स, ये बेसिक केमिकल्स एडवांस केमिकल्स बनाने के लिए एज रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। अब क्योंकि ये केमिकल्स कमोडिटाइज्ड है, ये सेगमेंट एक वॉल्यूम गेम है, वैल्यू गेम नहीं। जिस कंपनी ने स्केल अचीव कर ली, वो कंपनी ही बेटर मार्जिन्स अचीव कर पाएगा, क्योंकि वही कंपनी कॉस्ट एडवांटेजेस क्रिएट कर पाएगा। यहाँ EBITDA मार्जिन्स लगभग 10 to 15% होते हैं। इंडिया में इस स्पेस में टाटा केमिकल्स, दीपक नाइट्राइट एंड अतुल लिमिटेड जैसे कंपनीज ऑपरेट करते हैं। बल्क केमिकल्स का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है पेट्रोकेमिकल्स। ये ऑयल एंड गैस बेस्ड केमिकल्स होते हैं, जिनसे प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रबर एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स तक बनाए जाते हैं। इस स्पेस में रिलायंस एंड ऑयल इंडिया जैसे प्लेयर्स हैं और अब अदानी भी इस सेक्टर में एंटर कर रहा है। इसके लिए अदानी पेट्रोकेमिकल्स ने थाईलैंड के इंडोरामा रिसोर्सेज लिमिटेड के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर सेटअप किया है। इंडिया के केमिकल सेक्टर का 80% मार्केट बल्क केमिकल्स का है, बाकी का 20% स्पेशलिटी केमिकल्स का है। स्पेशलिटी केमिकल्स यूजुअली प्रोडक्ट्स के परफॉर्मेंस को इनहैंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, शैम्पू में सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो शैम्पू में क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं। डिओड्रेंट्स एंड परफ्यूम्स में फ्रेग्रेंस के लिए स्पेशलिटी केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। स्किन केयर प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, पैकेज फूड्स, डाइज, इन सब में स्पेशलिटी केमिकल्स का यूज होता है। अगर ये प्रोडक्ट में ना हो तो प्रोडक्ट काम नहीं करेगा और इन्हें ना बहुत कम क्वांटिटीज में ही ऐड करने से काम हो जाता है। इसीलिए स्पेशलिटी केमिकल्स वॉल्यूम गेम नहीं बल्कि वैल्यू गेम है। तो जाहिर है कि हायर वैल्यू एडिशन की वजह से स्पेशलिटी केमिकल्स के मार्जिन्स भी बल्क केमिकल के मार्जिन से बेटर होते हैं। लगभग 20 to 25% EBITDA मार्जिन इनमें रहता है। इंडिया में जुबिलेंट इंग्रेविया, विनती ऑर्गेनिक्स, SRF जैसी कंपनीज इस स्पेस में ऑपरेट करती हैं। अब देखो, स्पेशलिटी केमिकल्स में मार्जिन्स तो हाई होते हैं, लेकिन इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक फॉर्मुलेशन के लिए सालों तक R&D करना पड़ता है और फिर उस फॉर्मुलेशन की अप्रूवल चाहिए होती है। अप्रूवल के बाद कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की जाती है। शायद इसीलिए स्पेशलिटी केमिकल्स का 70% मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है एंड सिर्फ 30% ही अनऑर्गेनाइज्ड है। और शायद इसीलिए ही इंडिया अभी तक बल्क केमिकल्स मार्केट में रहा है। हम लो कॉस्ट पे एट स्केल प्रोडक्शन करते हैं। हमारी कंपनीज एग्जीक्यूशन पे फोकस करती है बट इनोवेशन पे नहीं करती। ये मैं नहीं, डेटा कह रहा है। इंडिया की केमिकल कंपनीज अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का सिर्फ 2 to 3% R&D पे स्पेंड करती है और ग्लोबली बाकी कंपनीज काफी ज्यादा स्पेंड करती हैं इंडिया से।
अब आपको केमिकल्स के टाइप्स एंड उनके यूजेस समझ आ गए, तो अब चलिए केमिकल सेक्टर के सप्लाई चेन को समझते हैं और ये समझते हैं कि इस सेक्टर में कंपनीज के मेजर कॉस्ट्स क्या क्या होते हैं। केमिकल सेक्टर के सप्लाई चेन को हम ब्रॉडली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: रॉ मटेरियल सोर्सिंग, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। और इन्हीं स्टेजेस में कंपनीज के मेजर कॉस्ट्स भी होते हैं। सबसे पहला है रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल सोर्सिंग वाले प्रोसेस में। केमिकल्स में रॉ मटेरियल्स यूजुअली फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। सल्फर, लाइमस्टोन एंड सॉल्ट जैसे इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी यूज किए जाते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट केमिकल कंपनीज का सबसे बड़ा कॉस्ट होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का ऑलमोस्ट 50 to 60% यही कॉस्ट है। अब क्योंकि रॉ मटेरियल्स मोस्टली कमोडिटीज हैं, इनके प्राइसेस ग्लोबल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। इनका प्राइस थोड़ा भी बढ़ता है तो कंपनीज के प्रॉफिट्स पे प्रेशर पड़ता है। और आज के दिन हम मेजर रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया सल्फ्यूरिक एसिड का 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल इंपोर्टर है। हम हर साल ऑलमोस्ट 2 मिलियन मेट्रिक टन सल्फ्यूरिक एसिड इंपोर्ट करते हैं, मोस्टली जापान से, चाइना से एंड फिलीपीन से। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज मोस्टली फर्टिलाइजर्स, मेटल प्रोसेसिंग एंड पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। मिथेनॉल, जिसका यूज पेंट्स, फ्यूल्स एंड टेक्सटाइल्स में होता है, इसका हम 70% इंपोर्ट करते हैं। हर साल लगभग 3 मिलियन मेट्रिक टन्स मिथेनॉल इंपोर्ट किया जाता है और ये हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज जैसे ओमान, सऊदी अरेबिया एंड कतर से करते हैं। एसिटिक एसिड, कॉस्टिक सोडा, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब भी हम इंपोर्ट करते हैं। बेसिकली मेजर रॉ मटेरियल्स के लिए हम इंपोर्ट्स पे ही डिपेंडेंट हैं। और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। हर केमिकल के लिए हमारे मेजर इंपोर्ट्स कुछ ही कंट्रीज में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इन कंट्रीज के जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सप्लाई चेन इश्यूज हमें डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं। और अभी हाल ही में ऐसा हो भी रहा है। मिथेनॉल के लिए हम ईरान पे डिपेंडेंट हैं, बट बढ़ते मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मिथेनॉल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकता है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट रिलायंस जैसे पेट्रोकेमिकल कंपनीज पे पड़ सकता है। उनके इनपुट कॉस्ट्स बढ़ सकते हैं और मार्जिन्स कम हो सकते हैं। तो देखो, एक बात तो क्लियर हो गई कि इस सेक्टर के जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो काफ़ी वॉलेटाइल है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी की वजह से करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क भी है। मतलब जब रुपी डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट होता है तो इंपोर्ट्स और एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनीज अब डोमेस्टिक सोर्सेज से भी रॉ मटेरियल्स ले रही है। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल ईयर 24 में पीआई इंडस्ट्रीज, जो कि इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है, उसका 66% रॉ मटेरियल इंडिया से ही आता है। फाइनेंशियल ईयर 23 में ये नंबर सिर्फ 44% था। रॉ मटेरियल सप्लाई को कंसिस्टेंट रखने के लिए कंपनीज खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा के बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है और साथ ही साथ वो सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पार्टनरशिप्स भी कर रही है। इन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से कंपनीज की सप्लाई कंसिस्टेंट रहती है एंड कंपनीज इन्फ्लेशन रिस्क से बच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसआरएफ ने अपने फ्लोरोकेमिकल बिजनेस सेगमेंट में एंड टू एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया है और अब वो स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज ने मई 2024 में यूपीएल लिमिटेड के साथ क्रिटिकल केमिकल्स के लिए 50-50 जॉइंट वेंचर साइन किया था। इवन दीपक नाइट्राइट ने भी Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 में पेट्रोनेट एलएनजी के साथ एक लॉन्ग टर्म सप्लाई अग्रीमेंट अनाउंस किया था फॉर 250,000 टन्स ऑफ प्रोपिलाइन। तो बेसिकली अब आपको रॉ मटेरियल का पूरा गेम समझ में आ गया। कुछ इंपोर्ट से होता है, कुछ डोमेस्टिक सोर्सेज से होता है। कंपनीज ट्राई कर रही हैं कि वो अब डोमेस्टिक सोर्सेज से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करें, क्योंकि ज़्यादा एनवायरनमेंट खराब है बाहर, अभी इंपोर्ट्स और कॉस्टली भी होते जा रहे हैं, तो डोमेस्टिक में उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है। अब सप्लाई चेन के नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं कि रॉ मटेरियल आ गया, अब उसे प्रोसेस करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से उसे जाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल से फिर एक इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट बनाया जाएगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ईजी रहेगा। मेथनॉल एक कॉमन रॉ मटेरियल है। अगर मेथनॉल को हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज किया जाए तो उससे फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ये एक इंटरमीडिएरी केमिकल है जिसका यूज कंस्ट्रक्शन, पेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स में होता है। फॉर्मेल्डिहाइड से आगे मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनाया जाता है। ये एक स्पेशलिटी केमिकल है जो लैमिनेट्स एंड प्लाईवुड में बॉन्डिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये मेथनॉल से स्टार्ट हुआ जर्नी जाके एक लैमिनेट एंड प्लाईवुड पे खत्म होता है। देखो, थ्रू आउट इंडिया बल्क केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो मोस्टली स्टैंडर्डाइज है, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए ये प्रोसेस बैच वाइज चेंज हो सकता है। एक एक फॉर्मुलेशन कस्टम हो सकता है एंड हर क्लाइंट के लिए प्रोसेस ट्वीक करना पड़ सकता है। इसकी वजह से एग्जीक्यूशन एक चैलेंज हो जाता है एंड स्किल्ड मैन पावर प्लस ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में पावर भी बहुत लगता है। केमिकल कंपनीज के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का लगभग 12% कॉस्ट पावर एंड फ्यूल का है। लेकिन एक केमिकल के बनते ही काम खत्म नहीं होता, उस केमिकल को सेफली स्टोर भी करना पड़ता है और ये है सप्लाई चेन का तीसरा मेजर स्टेप, स्टोरेज एंड हैंडलिंग।
इन केमिकल्स को स्पेशलाइज्ड कंटेनर्स एंड टैंकर्स में स्टोर किया जाता है। टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट, फायर प्रूफ चेम्बर्स, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। हैंडलिंग में थोड़ी भी कमी रह गई तो एक्सप्लोजन्स का रिस्क बढ़ जाता है। अभी हाल ही में तेलंगाना में एक केमिकल फैक्ट्री में एक्सप्लोजन हो गया था। अब देखो, केमिकल तो बन गया, स्टोर भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप यानी फोर्थ स्टेप है इसको कस्टमर तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना। केमिकल कंपनीज के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का लगभग 3 to 8% ट्रांसपोर्टेशन में जाता है। टाटा केमिकल्स का तो ये कॉस्ट 18% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। इंडिया में मोस्टली रेल या रोड से केमिकल्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और एक्सपोर्ट के लिए शिप्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन इंडिया के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में काफ़ी रोड ब्लॉक्स हैं। बहुत सारे पोर्ट्स लास्ट माइल रेल या रोड से वीकली कनेक्टेड है। नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। ये इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट्स है। अब पोर्ट की खुद की एफिशिएंसी तो अच्छी है, लेकिन पोर्ट से कनेक्टेड रेलवेज और हाईवेज अंडर डेवलप्ड हैं। इसके वजह से रोड्स कंजेस्टेड हो जाते हैं या और कार्गो मूवमेंट में डिले हो जाता है, तो अल्टीमेटली पोर्ट एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। लॉजिस्टिक्स रिलेटेड और भी चैलेंजेस हैं जो हम वीडियो के लास्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये तो था केमिकल सेक्टर का सप्लाई चेन। रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेकर कस्टमर के फैक्ट्री तक केमिकल को पहुंचाना एक लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हर स्टेप पे कंट्रोल एंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सबसे बड़ा चैलेंज भी है। रॉ मटेरियल्स की अनस्टेबल सोर्सिंग, बढ़ते पावर कॉस्ट, स्किल लेबर की शॉर्टेज और ट्रांसपोर्टेशन बॉटलनेक्स, ये सारे फैक्टर्स मिलकर इस सेक्टर में कंपनीज के मार्जिन्स को कम कर रहे हैं। इसीलिए कंपनीज अब मार्जिन्स इंप्रूव करने के लिए दो चीजें कर रही है। एक तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड दूसरा बल्क से स्पेशलिटी केमिकल्स पे शिफ्ट। और इन दोनों मूव्स के लिए कंपनीज मैसिव केपेक्स प्लान्स भी अनाउंस कर रही हैं। चलिए वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में कुछ कंपनीज के केपेक्स प्लान्स देखते हैं एंड समझते हैं कि वो अब नया पैसा कहां लगा रहे हैं। इससे हमें आइडिया लगेगा कि इस सेक्टर में फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हो सकते हैं। हाल ही में दीपक नाइट्राइट ने 8500 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है। कॉनकॉर ट्रांसक्रिप्ट्स के हिसाब से ये केपेक्स कंपनी नए प्लांट्स लगाने में करेगी। इन प्लांट से कंपनी अपने बल्क केमिकल्स का प्रोडक्शन बढ़ाएगी, साथ ही कुछ एडवांस्ड इंटरमीडिएरीज भी बनाएगी। एक्सपेक्टेड है कि इससे कंपनी को वॉल्यूम ग्रोथ तो होगा, बट वैल्यू ग्रोथ होगा या नहीं ये कह पाना मुश्किल है। वैसे ही आरती इंडस्ट्रीज ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 1000 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है। उनके कॉनकॉर ट्रांसक्रिप्ट्स के हिसाब से इस केपेक्स से कंपनी हाई वैल्यू और नीश प्रोडक्ट्स बनाएगी, मोस्टली एग्रोकेमिकल्स एंड फार्मा सेक्टर के लिए। इससे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उनके इबिडा मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। हाई मार्जिन्स प्रोडक्ट के साथ साथ कंपनी अपने एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को भी एक्सपैंड करने का प्लान कर रही है। एपिग्रल लिमिटेड भी एक लिस्टेड बल्क केमिकल्स कंपनी है। ये कंपनी कॉस्टिक सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जैसे केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। धीरे धीरे कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में स्पेशलिटी केमिकल्स का शेयर बढ़ा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का सिर्फ 26% शेयर स्पेशलिटी केमिकल्स का था। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये बढ़ के 56% हो गया है एंड कंपनी का टारगेट है कि फाइनेंशियल 28 तक ये नंबर 70% हो जाए। इससे क्लियरली दिखता है कि कुछ कंपनीज बल्क से स्पेशलिटी में ट्रांसफॉर्म होना चाहती हैं। अभी हाल ही में बिरला ने भी कारगिल के एक यूएस स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को अक्वायर किया है। ये फैसिलिटी 17 एकर्स की है और इसमें स्पेशलिटी केमिकल्स बनते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के हिसाब से इस मूव से बिरला अपने यूएस प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है। इस एडवांस्ड मटेरियल्स यूनिट से कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उनकी कैपेसिटी 2 साल में 16,000 टन से बढ़ के 40,000 टन हो सकती है। बिरला का ये प्लान काफी लिंक्ड लगता है उसके पेंट के एक्सपेंशन से भी। जैसे जैसे वो पेंट में और अच्छा कर रही है, उसकी केमिकल कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है। तो शायद वो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स अपने कैप्टिव कंजम्पशन को भी देखते हुए कर रहा है। बेसिकली इन सारे केपेक्स प्लान से एक बात तो क्लियर है, इंडिया की केमिकल कंपनीज अब बल्क केमिकल से स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ जा रही हैं। हम बेसिकली केमिकल्स के वैल्यू चेन में ऊपर यानी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक और ट्रेंड है, स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में मोस्ट कंपनीज काफी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रख रहे हैं। वो 2 से 3 मॉलिक्यूल्स पे फोकस करके हाई मार्जिन डेरिवेटिव्स बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जुबिलेंट इंग्रेविया पिरिडाइन एंड पिकोलाइन पे फोकस कर रहे हैं एंड ये कंपनी अब इस सेक्टर में वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड ओनली नॉन चाइनीज प्लेयर है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी काइटिन एंड डाइकाइटिन के डेरिवेटिव्स पे फोकस कर रही है, जो कि फार्मा, एग्रोकेमिकल्स एंड पिगमेंट्स एंड डाइज वाले स्पेस में यूज होते हैं। इंडिया में ये एक मोनोपोली है एंड ग्लोबली भी ये टॉप 5 डाइकेटाइन प्रोड्यूसर्स में से एक है। अब देखो, इस बल्क टू स्पेशल केमिकल के शिफ्ट का ना एक और बहुत बड़ा फायदा है। ये शिफ्ट इंडिया के केमिकल सेक्टर को ग्लोबली और कॉम्पिटिटिव बना सकता है। आज के दिन चाइना ग्लोबल केमिकल सेक्टर को लीड करता है। चाइना अकेले ही ग्लोबल केमिकल सेल्स का 44% कंट्रीब्यूट करता है
और तो और ग्लोबल फार्मा सेक्टर में एपीआई मैन्युफैक्चरिंग का भी 40% चाइना अकेले ही कंट्रोल करता है। इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए कंपनीज अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रही है, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रही है। और ये चाइना प्लस वन इंडिया के केमिकल सेक्टर के लिए भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। जहां चाइना का पॉपुलेशन एक तरफ एज हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया का पॉपुलेशन काफी यंग है। हमारा मीडियन एज ही अराउंड 30 ईयर्स है। ये देखो 2024 से 2030 के बीच चाइना इज एक्सपेक्टेड टू सी अ डिक्लाइन ऑफ 3 करोड़ पीपल इन इट्स लेबर फोर्स, और इंडिया के लेबर फोर्स में इस पीरियड में 3 करोड़ लोग ऐड हो सकते हैं। मैसिव लेबर फोर्स के साथ इंडिया में वेजेस भी अभी लोअर साइड पे हैं। ये चार्ट देखो, 2023 में इंडिया का मंथली मैन्युफैक्चरिंग वेज $196 था। कंपेयर करें तो वियतनाम में ये नंबर $323 था एंड चाइना में $1208। इन एडवांटेजेस की वजह से इंडिया के केमिकल सेक्टर के ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ रहे हैं। फिक्की के एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर स्पेशलिटी केमिकल सप्लाई चेन का 20% चाइना से इंडिया शिफ्ट होता है तो हमारे स्पेशलिटी केमिकल्स का मार्केट ऑलमोस्ट डबल हो सकता है, और इससे इंडिया का ट्रेड पोजीशन और स्ट्रांग हो सकता है। हम ऑलरेडी स्पेशलिटी केमिकल्स में नेट एक्सपोर्टर हैं। अगर हमारे केमिकल कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पे फोकस करेंगे तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज तो आएगा ही, साथ ही इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है फॉर केमिकल सेक्टर। ये टेबल देखो, इसमें सेगमेंट वाइज स्पेशलिटी केमिकल्स का अट्रैक्टिवनेस दिया है। आज के दिन एग्रोकेमिकल्स का मार्केट शेयर सबसे बड़ा है। पूरे स्पेशलिटी केमिकल्स मार्केट का लगभग 13% सिर्फ एग्रोकेमिकल्स का ही है। इवन तो इंडिया एग्रोकेमिकल्स में नेट एक्सपोर्टर है, हमारे डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल सेक्टर में अभी भी बहुत ग्रोथ का स्कोप है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप इंडिया का एग्रोकेमिकल कंजम्पशन देखेंगे तो ये ग्लोबल नंबर से काफ़ी लो है। यूएसए एंड यूके इंडिया का 10 टाइम्स एंड चाइना 20 टाइम्स एग्रोकेमिकल्स कंज्यूम करता है। इंडिया में पीआई इंडस्ट्रीज, धानुका एग्रीटेक, यूपीएल, रैलीज इंडिया, ये सारी कंपनीज एग्रोकेमिकल्स बनाते हैं और इनका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का चंक एक्सपोर्ट से आता है। एग्रोकेमिकल्स के बाद डाइज एंड पिगमेंट्स का मार्केट सबसे बड़ा है और ये तेजी से बढ़ भी रहा है। टेक्सटाइल्स, पेंट्स, प्रिंटिंग इंक, इन सब में डाइज एंड पिगमेंट्स का यूज होता है। इंडिया में आरती इंडस्ट्रीज, सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज, बोदल केमिकल्स जैसे कंपनीज इस सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स की लिस्ट बहुत लंबी है एंड हर सब सेगमेंट का वैल्यू चेन अलग है, कॉस्ट्स अलग हैं एंड मार्जिन्स अलग हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक सेगमेंट पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना, हम ज़रूर कंसिडर करेंगे। अब जहां एक तरफ केमिकल सेक्टर में इतने सारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहीं कुछ चैलेंजेस भी होंगे ही, और अगर हम चैलेंजेस नहीं समझेंगे तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा। हमने इस सेक्टर में 4 मेजर चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं। चलो एक एक करके इनको समझते हैं। पहला चैलेंज है हमारा हाई डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल्स के लिए। जैसा मैंने पहले बताया, केमिकल कंपनीज का सबसे बड़ा कॉस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट है और इसके लिए हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं। अगर कोई भी सोर्स कंट्री में सप्लाई चेन डिस्रप्शंस या जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं तो हमारे केमिकल सेक्टर पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है एंड इवेंचुअली केमिकल कंपनीज के मार्जिन्स पे भी। ये आज के दिन हो ही रहा है, हर कमोडिटी पे इसका इंपैक्ट है, इंक्लूडिंग स्पेशलिटी केमिकल्स के रॉ मटेरियल्स। केमिकल सेक्टर में दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है बहुत ही लो R&D स्पेंडिंग। जहां ग्लोबली कंपनीज रेवेन्यू का 9 to 10% R&D में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं इंडियन कंपनीज सिर्फ 2 to 3% इन्वेस्ट करते हैं। लो R&D मतलब लोअर इनोवेशन एंड लोअर इनोवेशन मतलब लेसर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो प्राइसिंग पावर कहां से आएगा। तो अगर हमें बल्क से स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ शिफ्ट करना है तो हमें R&D एंड इनोवेशन पे फोकस करना ही पड़ेगा, तभी हम ग्लोबली कंपेटिटिव हो पाएंगे। तीसरा बड़ा चैलेंज जो कि दूसरे सेक्टर्स भी फेस करते हैं इज हमारा हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। आज के दिन हमारे लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इनएफिशिएंसीज हैं और हम हर वीडियो में इसकी बात तो करते ही हैं। अगर आप हमें स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि इंडिया में कितनी इनएफिशिएंसीज हैं लॉजिस्टिक्स स्पेस में। फैक्ट्री से पोर्ट्स की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है और हमारे इसकी वजह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लगभग 30 to 14% ऑफ जीडीपी हो जाते हैं। दूसरे कंट्रीज में ये नंबर सिंगल डिजिट है, 8 से 9% का। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के थ्रू हम इस कॉस्ट को कम करना तो चाहते हैं बट अभी तक हम ये अचीव कर नहीं पाए हैं। बेटर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपनीज के फ्रेट कॉस्ट डेफिनेटली कम हो सकते हैं और डिलीवरीज फास्टर हो सकते हैं, बट हमें इसे बहुत फास्ट पेस पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा।
फोर्थ चैलेंज है ओवर सप्लाई फ्रॉम चाइना। और चाइना तो देखो हर कमोडिटी सेक्टर के लिए एक चैलेंज है और ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इनफैक्ट अगर आप कोई भी कमोडिटी सेक्टर में कंपनी को एनालाइज करते हो, स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में, तो आप देख लो भाई कि चाइना से कौन सा मटेरियल क्या भाव पे बिक रहा है। आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स दिख जाएंगे जिसपे आप प्राइस ही चेक कर पाओगे कि चाइना में प्राइसेस क्या चल रहे हैं, और उसी के कॉम्पिटिटर का इंडिया का प्राइस देख लेना, आपको आराम से डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अगर इंडिया के कंपनीज चाइना के प्राइस से कंपेटिटिव रह पा रहे हैं तब तो आपको समझ आ जाएगा कि वो क्वार्टर या उसके नेक्स्ट क्वार्टर में इंडिया के कंपनीज बेटर परफॉर्म करेंगे। वरना आप मान लेना कि इस क्वार्टर में भी इन कंपनीज में मार्जिन इंप्रूवमेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, वॉल्यूम शायद सेम रह सकता है। और देखो केमिकल सेक्टर की अगर स्पेशली बात करूं तो ये साइक्लिकल भी है। मतलब इस सेक्टर का परफॉर्मेंस ग्लोबल इकोनॉमिक साइकिल पे डिपेंड करता है। अगर एंड यूज सेक्टर जैसे ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर गुड्स पीक पे हैं तो केमिकल सेक्टर भी पीक पे होता है। एंड जब ये सेक्टर्स डाउन ट्रेंड में होते हैं तो केमिकल्स का डिमांड भी गिर जाता है। अभी चाइना में कुछ ऐसा ही हो रहा है। चाइना की इकोनॉमी स्लो हो रही है। एज पर बीजिंग्स नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, चाइना की इकोनॉमी 2024 में 5% ग्रो की। अगर कोविड ईयर्स को छोड़ दिया जाए तो ये ग्रोथ रेट 1990 के बाद सबसे लो है। इनफैक्ट कुछ एनालिस्ट के हिसाब से 2025 में ग्रोथ रेट 4.4% तक गिर सकता है एंड 2026 में 4% के भी नीचे जा सकता है। अब इस लो डिमांड को देखते हुए चाइनीज केमिकल कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट्स में डंप करना स्टार्ट कर दिया है। एज अ रिजल्ट ग्लोबली केमिकल्स की ओवर सप्लाई हो गई है एंड प्राइसेस गिर रहे हैं। इसकी वजह से इंडियन केमिकल कंपनीज के मार्जिन्स पे भी प्रेशर पड़ रहा है। साथ ही डिमांड भी थोड़ा वीक था क्योंकि क्लाइंट्स एक डी स्टॉकिंग फेज में थे। मतलब कि उन्होंने सप्लाई चेन अनसर्टेनिटीज की वजह से इन्वेंट्री पाइल अप कर लिया था एंड वो अब उसी इन्वेंट्री को यूज कर रहे थे, वो नया माल नहीं खरीद रहे थे, और इसकी वजह से केमिकल कंपनीज के पास न्यू ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे एंड उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लो रह रही थी। अब आप कहोगे यार शांतनु ये आपको कैसे पता? तो हमें ये ऐसे पता है क्योंकि हमने इनके कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़े इन सारे कंपनीज के। एसआरएफ इंडस्ट्रीज एंड जुबिलेंट इंग्रेविया की बात करूं तो उन्होंने भी इस रीस्टॉकिंग चैलेंज को अपने अर्निंग्स कॉल में एक्नॉलेज किया है। लेकिन अब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की माने तो जो भी रीसेंट न्यूज आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये डी स्टॉकिंग फेज बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है और इंडस्ट्री में डिमांड वापस पिक हो रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में केमिकल कंपनीज अच्छा परफॉर्म करे, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। तो दोस्तों ये थी केमिकल सेक्टर की एनालिसिस। फटाफट इसको समराइज कर देता हूँ। केमिकल सेक्टर में ब्रॉडली बल्क एंड स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं। बल्क केमिकल्स लो वैल्यू हाई वॉल्यूम गेम है एंड स्पेशलिटी केमिकल्स हाई वैल्यू लो वॉल्यूम गेम है। इंडिया में मोस्टली बल्क केमिकल्स बनते हैं क्योंकि बल्क केमिकल्स में ज़्यादा R&D इन्वेस्टमेंट नहीं जाता, लेकिन धीरे धीरे हम स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। कंपनीज मैसिव केपेक्स अनाउंसमेंट्स कर रही है और इस शिफ्ट के पीछे दो मेजर ड्राइवर्स हैं, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर एंड यूज इंडस्ट्रीज। लेकिन जहां इतने अपॉर्चुनिटीज हैं वहीं चार मेजर चैलेंजेस भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं। हाई रॉ मटेरियल इंपोर्ट डिपेंडेंसी, लो R&D स्पेंडिंग, हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड ओवर सप्लाई फ्रॉम चाइना। इन चैलेंजेस को ओवरकम करके ही इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, R&D एंड बेटर लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम ग्लोबली बेटर कंपीट कर पाएं। दोस्तों ये वीडियो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। केमिकल सेक्टर बहुत बड़ा है। आपको अगर कोई स्पेसिफिक सेगमेंट या कंपनी के बारे में डीपर एनालिसिस चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ भी कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।